चलो जी, ये बातें नहीं। जो बेटा लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने क्या पढ़ लिया था बेटा? आरएनएस इक्वेशन थ्योरी पढ़ ली थी बेटा। आरएनएस थ्योरी के क्वेश्चन भी समझ लिए थे कैसे आते हैं। अब जो बेटा अपन आज पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बेटा? कोलिजन थ्योरी। भाई कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, इस चीज को समझो। जो कोलिजन थ्योरी समझने के लिए अपने को एक चीज समझनी है, जिसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। देखो कोलिजन मैक्स जो अपने आरएनएस थ्योरी थी, उससे ये तो पता लग गया कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अब हमें पता करना है कि क्यों बढ़ रही है रिएक्शन में, रेट बढ़ी क्यों रही है। तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी है कि रीजन ये है कि अपने को आरएनएस थ्योरी से एक चीज पता लगी कि रिएक्शन होने के लिए मिनिमम क्या चाहिए बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर ये बोल सकते हैं टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी हो जाए। भाई टोटल कितनी हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी। अगर रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड जितनी एनर्जी हो गई, खुद के पास कुछ थी, कुछ उसने बाहर से ले ली, तो वो प्रोडक्ट में जाएगा, वरना वो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, ध्यान से समझना, पहले जो मैंने एक ग्राफ बनाया, ये वाले ग्राफ की बात हो रही है। ये ग्राफ बेटा किसी टेम्परेचर टी पर है, ये किसी ग्राफ किस पे बेटा? टेम्परेचर है टी पे ये ग्राफ है। तो टेम्परेचर टी पे जो ग्राफ बनाया है बेटा अपन ने, उसमें अगर मैं तुम्हें कहूँ ये ग्राफ है, और यहाँ पे अपने इस पे लिए बेटा डीएन अपॉन एन। डीएन अपॉन एन है फ्रैक्शन ऑफ ए मोलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ ए मोलिक्यूल। और एक्स एक्सिस पे अपन ने लिए बेटा एनर्जी। क्या लिए बेटा? तो ये पॉपुलेशन और ये एनर्जी है, ये पॉपुलेशन और ये वाई एक्सिस पर है पॉपुलेशन, एक्स एक्सिस पर पॉपुलेशन है नहीं है। तो देखो ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, यहाँ पॉपुलेशन बहुत है कम। देखो ये पॉपुलेशन कम, यहाँ बहुत ज्यादा, फिर है कम। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको 11th में भी समझाया था मैक्सवेल ग्राफ कि अगर एक क्लास में मैं बहुत सारे बच्चों को कहूंगा तेजी से भागो, तो कुछ बच्चे हुसैन बोल्ट वाले बहुत तेज भाग जाएंगे, कुछ बुजुर्ग बच्चे पीछे रह जाएंगे, और मोस्ट ऑफ बच्चे कहां दौड़ रहे होंगे बेटा? बीच में दौड़ रहे होंगे। मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऐसा होता है, आप देखोगे मैराथन होती है तब कुछ तो बहुत तेज भागते हैं, कुछ बहुत ही पीछे रहते हैं, और मोस्ट ऑफ जनता एक साथ दौड़ रही होती है बेटा। यही चीज हमारे मॉलिक्यूल में है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल के पास क्या है बेटा? जो बहुत ज्यादा कुछ मॉलिक्यूल उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा। तो ये देखो मॉलिक्यूल वाई एक्सिस पर है, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर तो कुछ ही है जिनके पास एनर्जी क्या है? ज्यादा। ये कौन सा एंड है बेटा? हाई एनर्जी एंड है। कौन सा एंड है? और ये कौन सा एंड है बेटा? लो एनर्जी एंड है। तो जो मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी कम है वो भी कम है, ज्यादा वाले भी कम है। मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल के पास बीच की एनर्जी है, क्योंकि पॉपुलेशन वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है, तो मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल के पास क्या है बेटा? बीच की एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत है आगे बात में? ये ग्राफ किसमें बीच में बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी में। तो आपको मैंने 11th में बताया था, इस जो ग्राफ है इसके एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट होता है। कितना होता है? कांस्टेंट, क्योंकि फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है? 1। आगे बात में, इस ग्राफ का अंडर द एरिया क्या होता है? कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखो बेटा कि सिंपल सी कहानी है, हमने क्या किया, अब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं T+10 टेम्परेचर पे। किससे बनाना चाहते हैं? हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। कितना बढ़ाना चाहते हैं? अब देखो ध्यान से, इसको समझने के लिए अपने को एक एग्जांपल समझने है कि अपने पास एक गांव है बेटा, उस गांव में हमें गरीबी हटानी है। क्या हटानी है बेटा? गरीबी। तो पहले हमने गरीबी की डेफिनेशन तय की। हमने कहा जिसके पास 100 रुपए है वो अमीर है। वो क्या है बेटा? अमीर। और जिसके पास नहीं है वो क्या है बेटा? गरीब। और हमने एक चीज और तय कर दी कि ज्यादा अमीर और कम अमीर, और ज्यादा गरीब कम गरीब कुछ नहीं होता, या तो अमीर या गरीब, दो ही वर्ड होते, तीसरा वर्ड हटा ही दिया हमने, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। क्लियर है? और 100 रुपए वाला अमीर है। तो गांव में लोगों को हमने चेक किया, तो किसी के पास 101 रुपए थे, किसी के पास 105, कुछ के पास 110, कुछ के पास 120, इस तरह से लोगों के पास रुपए थे। या फिर बहुतों के पास थे 99, 98, 97 सो ऑन करते हुए 90, 89, 88, 87, 80, 79, 77, 76, 70, 68, 67, 65, कुछ भी लेते हुए 60, इस तरह से लोगों के पास रुपए थे। क्लियर है? तो हमने दो वर्ड यूज कर दिए, एक अमीर और एक गरीब। हमने क्या किया बेटा कि गांव में 10-10 रुपए बांटने शुरू किए। तो क्या अमीर लोग और अमीर होंगे क्या? नहीं, क्योंकि ज्यादा अमीर तो कुछ होता ही नहीं है, अमीर अमीर ही रहेंगे। लेकिन 10-10 रुपए बांटने से ये लोग भी अमीरी की रेखा में आ गए बेटा।
क्लियर है? तो क्या अमीरों की संख्या बढ़ी? तो सिर्फ अमीरों की संख्या नहीं बढ़ी, गरीबों की घटी भी। गरीबों की, फिर मैंने 10 10 रुपए और बांटे, क्या अमीरों की संख्या और बढ़ी? तो गरीबों की और है। तो एक तरफा काम नहीं हो रहा, दोनों तरफा हो रहे। तो यही काम मैं अपने मॉलिक्यूल के साथ कर रहा हूं। मैं अगर एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाऊं तो एनर्जी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। यही होता है बेटा। तो ये टेम्परेचर टी पे था, मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया, तो 10 डिग्री बढ़ाने से क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है। मॉलिक्यूल क्या बढ़ती है? एनर्जी। तो आपको पता है गरीबों की संख्या घटेगी, इधर गरीब है तो गरीबों की संख्या घटेगी, और अमीरों की संख्या, बोलो कोई दिक्कत है? ग्राफ समझ में आया? T+10 पे ऐसा ही क्यों आया? गरीबों की संख्या घटी, अमीरों की। और आपको पता है एरिया अंडर द कर्व, इसको लो चाहे इसको लो, सेम ही आना है, क्योंकि इधर से नीचे हुआ तो उधर से ऊपर उठ गया, एरिया तो क्या आना है? सेम। क्वेश्चन आता है एरिया अंडर द कर्व क्या रहता है? कांस्टेंट, और 1 इक्वल होता है। 11th में गैसेस स्टेट में पढ़ा था। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इसमें कोई दिक्कत है? तो ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए। अब मुझे पता है कि हर कोई मुंह उठा के रिएक्शन नहीं देता। रिएक्शन वही देते हैं जिनके पास मिनिमम टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाए, कम टोटल। तो मैंने कहा कि जो एनर्जी वाला लाइन है ना, इसमें ये वाली पॉइंट है ना, ये थ्रेशोल्ड को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? थ्रेशोल्ड को। क्लियर है? तो पहले सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी बेटा। सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल के पास क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत है? जब टेम्परेचर टी था। अब जैसे मैंने T+10 किया तो गरीबों की संख्या घटी, अमीरों की संख्या। तो अब बेटा बताओ कितने मॉलिक्यूल है जिनके पास थ्रेशोल्ड है? इतने मॉलिक्यूल के पास क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो क्या हुआ कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से उन मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई जिनके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है। मिनिमम है। तो अगर मैं टेम्परेचर टी पे बात करूं बेटा, तो पहले सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल थे जो काम के थे। मतलब आपके पास बाल्टी भर के मॉलिक्यूल है तो उसमें से गिलास भर के मॉलिक्यूल काम के, बाकी तो ऐसे ही वेल है, कोई काम के है। क्योंकि बेटा इतने ही रिएक्टेंट थे जिनके पास मिनिमम एनर्जी थी। आपको दूध वाला एग्जांपल बताया था, अगर दूध ढंग से गर्म नहीं हुआ तो जमेगा नहीं। आप एक काम करना, उसको ज्यादा गर्म मत करना, थोड़ा सा गर्म करके दही डाल देना, वो नीचे नीचे का जमेगा, ऊपर का नहीं जमेगा। आ रही बात में? क्लियर है? इस घर पे ठेका ले लो इस चीज का, जमा के देखो। तो इस चीज में समझ में आया बेटा? तो आपको क्या करना है बेटा? ये चीज समझ में आई कि भाई वही मॉलिक्यूल काम के जिनके पास मिनिमम एनर्जी है, जिनके पास नहीं है वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो सेम कहानी है बेटा कि हमारे पास पहले इतने ही मॉलिक्यूल थे ग्रीन वाले, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो पूरा ग्राफ ही शिफ्ट हुआ, ये इधर से घटे और ये इधर से। तो उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया बेटा जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और बेटा उन मॉलिक्यूल का अगर नंबर बढ़ गया तो अपने आप रिएक्शन क्या होगी बेटा? और ये मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रेट ज्यादा होगी। भाई सिंपल सी कहानी, मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी तो काम जल्दी जल्दी होगा। पहले सिर्फ इतने ही मजदूर थे, भाई इतने मजदूर है। आ रही बात समझ में? तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता है जिनके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रीजन समझ में आया कि वो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ती है। और एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि 10 डिग्री बढ़ाने पर मॉलिक्यूल का नंबर 2 से 3 गुना बढ़ता है। 2 से, तो रेट भी 2 से 3 गुना बढ़ रही थी। आ रही बात में? बोलो कोई दिक्कत है? तो क्या आया? ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर, फ्रैक्शन ऑफ दोज मॉलिक्यूल इंक्रीज। डोज है, थ्रेशोल्ड है एनर्जी, उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है जिनके पास क्या होती है, और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया बेटा? पक्का? अब अपन पढ़ना चाहते हैं कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ना चाहते हैं? कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि कोलिजन थ्योरी पहले तो बेस है केटीजी पर। किस पे बेस है? केटीजी क्या होती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th में पढ़ा था। किस तरह? अगर मुझे याद नहीं है तो केमिस्ट्री में थी, अगर मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसे बस बताना था। क्लियर? अपने कोई काम में नहीं आती, बस इतना ही था कि केटीजी में बेस है, पूछ लेता है। ठीक है? अपने सिलेबस में कोलिजन थ्योरी का डेरिवेशन है ही नहीं, बस है क्या इतना समझाना है। आगे बात समझ में? तो पहली बात तो ये किस पे बेस है बेटा? केटीजी पर। दूसरा, इस थ्योरी में ये थ्योरी क्या कहती है कि मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में जाते कैसे हैं, कि मॉलिक्यूल टकराते हैं। मॉलिक्यूल टकराए किस में जाते हैं बेटा? प्रोडक्ट में जाते हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी
मॉलिक्यूल कोलाइड टू ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट, एक दूसरे से टक्कर करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। अब अपने पास एक वर्ड आता है इफेक्टिव कोलिजन, क्या आता है बेटा, तो बेटा मुझे पता है कि सारे मॉलिक्यूल टकराने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों सर, क्यों, कि बेटा वही मॉलिक्यूल रिएक्शन दे सकते हैं जिनके पास क्या हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर मेरे पास बाल्टी भर के रिएक्टेंट है तो सारे मॉलिक्यूल मेरे काम के है ही, उनमें से कुछ ही मॉलिक्यूल है जिनके पास क्या, बेटा देखो कुछ ही तो मॉलिक्यूल है जिनके पास क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कि सर आपने थ्रेशोल्ड यहाँ क्यों लिया, यहाँ लेता तब भी कुछ ही होते, तब भी क्या होते, सबके पास तो थ्रेशोल्ड होने से नहीं, कोई कहता सर यहाँ होती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, थ्रेशोल्ड अच्छी खासी एनर्जी होती है ना, तो सबके पास तो वैसे भी नहीं है, तो सबके पास वैसे ही नहीं है, तो सबको तो वैसे रिएक्शन देने वाले हैं नहीं है। तो सिंपल सी कहानी है, वो मॉलिक्यूल जिनके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जिनके पास क्या मिनिमम है, वो टकरा टकरा के क्या देंगे, प्रोडक्ट, और जिनके पास नहीं है उनके टकराने से कोई फायदा। जैसे अपन एग्जांपल ले कि ये अपना सिद्धार्थ और ये अपना क्या है बेटा, हर्षवर्धन, ये दोनों गाड़ियां ले रखे हैं, आमने सामने आएंगे। अब अपन कहें कि ये दोनों गाड़ी टकराएं और दोनों मर जाए, यही अपना प्रोडक्ट है, यही अपना क्या है बेटा, प्रोडक्ट, इनकी गाड़ियां टकराए और दोनों मर जाए। क्लियर है भाई, इसी को प्रोडक्ट बोलेंगे। तो सिंपल सी कहानी, दोनों गाड़ियां तेजी से भगाते हुए लाई। क्लियर है, तो मैं कहूंगा इनके टक्कर आप देखना कि प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बार इन दोनों गाड़ी को एकदम तेजी से लाई लेकिन 20 की स्पीड में लाके भिड़ा दी, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हमारे पास अगली बार मैंने कहा कि ये 200 की स्पीड में लाए और अब की बार टकरा दी, अब की बार प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों की टक्कर सही नहीं हुई तो मतलब दोनों के साइड मिरर ही टकराए तो अब भी तो प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। तो मतलब क्या हुआ कि भाई अपने को प्रोडक्ट कम मिलेगा जब इनकी गाड़ियों की अच्छी खासी तो स्पीड हो और आमने सामने टकराए, आमने सामने टकराए तो ही प्रोडक्ट मिल सकता है। तो सिंपल सी कहानी है बेटा कि अपने मॉलिक्यूल के पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, क्या हो बेटा, मिनिमम है, क्योंकि उससे नीचे वाले का तो कोई मतलब है, क्योंकि वो ट्रांजिट स्टेट तक पहुंचेगा ही नहीं। तो मिनिमम तो थ्रेशोल्ड हो, साथ में क्या हो बेटा, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, क्या हो बेटा, प्रॉपर है ओरिएंटेशन, मतलब डायरेक्शन सही होनी चाहिए टकराने की। आप जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां कुछ रिएक्शंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं बैक साइड अटैक, अगर उनमें फ्रंट से अटैक होगा तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आर्यमान डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही डायरेक्शन में भी टकराए। भाई इन दोनों की गाड़ियां हैं, वो साइड मिरर टकराते तो मतलब होता क्या, आमने सामने टकराए और साथ में क्या हो बेटा, हाई स्पीड हो, क्या हो बेटा, हाई स्पीड। बोलो कोई दिक्कत है, तो सेम कहानी है बेटा कि अपने पास प्रोडक्ट कैसे आएगा बेटा, कि रिएक्शन रिएक्टेंट के पास मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन हो। अगर इस सिचुएशन में जब वो टकराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। सिर्फ डायरेक्शन सही सेम होने से प्रोडक्ट मिल सकता है क्या, नहीं। सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी होने से प्रोडक्ट मिल सकता है, नहीं। तो इफेक्टिव कोलिजन हम किसे बोलेंगे बेटा, लाइट गई, चलो लाइट जाने के बाद फिर से शुरू करते हैं अपन। क्लियर है, तो लाइट जाने से पहले कौन सा टॉपिक, इफेक्टिव कोलिजन समझा देते हैं क्या होता है, बता रहे थे। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या है बेटा, सिंपल सी कहानी कि मॉलिक्यूल के पास क्या हो बेटा, मिनिमम एनर्जी तो हो, थ्रेशोल्ड जितनी, ऐसा नहीं मिनिमम, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, साथ में उसका ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर। मतलब क्या हो गया कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन क्या हो गया, कोलिजन ऑफ दोज मॉलिक्यूल, दोज है मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम है एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, एंड प्रॉपर है नॉन एज इफेक्टिव कोलिजन। क्या बात समझ में आई बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान समझो कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव कोलिजन के, किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, क्योंकि जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होंगी, क्योंकि बेटा जो इफेक्टिव कोलिजन नहीं है वो कितनी बार होते रहे उनसे प्रोडक्ट मिलना ही, भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। लेकिन मान लो किसी मॉलिक्यूल के पास या तो ओरिएंटेशन सही नहीं है या फिर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि टकराने से प्रोडक्ट मिल जाए, तो ऐसी टक्कर का कोई फायदा नहीं है। आ रही बात में, आप दीवार पे ऐसे कितनी बार मारते रहो, दीवार टूटने वाली नहीं है। अब देखो ध्यान से कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इफेक्टिव कोलिजन के प्रोपोर्शनल है, और जो इफेक्टिव कोलिजन है बेटा वही बेटा ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी की प्रोपोर्शनल है। अपने डेरिवेशन सिलेबस में नहीं इसलिए पढ़ नहीं रहे। क्लियर है, तो इफेक्टिव कोलिजन किसके प्रोपोर्शनल है, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्या समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट समझो बेटा ध्यान से कि इफेक्टिव कोलिजन वैसे बोलते कैसे है, तो ये भी पूछ सकता है
कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोज हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड ए प्रॉपर ओरिएंटेशन डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में कि उन मॉलिक्यूल्स का नंबर जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन है डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। तो अपन इसको कैसे लिखते हैं बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव कोलिजन के। किसके प्रोपोर्शनल है? और इफेक्टिव कोलिजन किसके प्रोपोर्शनल है? ई की पावर माइनस ई अपॉन ए। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपना क्या ही होता है बेटा टेम्परेचर पे। तो के इक्वल टू क्या आ गया? प्रोपोर्शनल किसके आ गया? ई की पावर माइनस ई अपॉन ए। और बेटा प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो यहाँ कांस्टेंट आया जेड। क्या है बेटा? इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कोलिजन है या तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे या कोलिजन है फ्रीक्वेंसी। और पी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। भाई प्रोबेबिलिटी किसकी? किसे टकराने की। भाई टकराने की प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई टकराने की जब सही टकराए कि नहीं टकराए। आरे पास में। और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है बेटा? 0 से 1 के बीच में। 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी। क्या बात समझ में आई बेटा? कि सही टकराने की प्रोबेबिलिटी भी है कि सही टकराए और मिनिमम एनर्जी भी रखें। आगे बात समझ। तो फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है बेटा यहाँ पे कि नंबर ऑफ कोलिजन। भाई जो जेड है ना वो क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन इन पर यूनिट टाइम। इन पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट वॉल्यूम नॉन एज ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या कहलाता है बेटा? तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है कि 1 सेकंड में और 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने टक्कर होते हैं? आ रही बात में कि पर वॉल्यूम और पर सेकंड जितने टक्कर होते हैं। जैसे अपन इसको पकड़ के थप्पड़ मारे 60 सेकंड में अपने इसने 300 थप्पड़ मारे इसके, तो पर सेकंड कितने थप्पड़ मारे? 5। ये फ्रीक्वेंसी मारने की। तो इसी तरह कितने फ्रीक्वेंसी है बेटा टकराने की? आ रही बात में। नेक्स्ट वन बड़ा ध्यान से कि ऑन द कंपैरिजन विद आरएनएस इक्वेशन। अगर मैं इसको आरएनएस से कंपेयर करूं तो प्रोबेबिलिटी बेटा 0 से 1 होती है। आरएनएस क्या है? के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन ए। तो आरएनएस ने तो बिना किसी थ्योरी के भी दे दी थी इक्वेशन। थ्योरी देके भी इसने तो यही वही इक्वेशन दी है। तो अगर दोनों को कंपेयर करूं तो आरएनएस कांस्टेंट किसके इक्वल है? पी और जेड के मल्टीप्लाई के। आ रही बात में। अब देख लेना दोनों में से कौन सा यूज करना है। पी और जेड दे ये यूज कर लेना, ए दे तो ये यूज कर लेना। क्लियर? और कुछ ना दिया जाए पी के बारे में तो प्रोबेबिलिटी कितनी मान लेना? 1। यहां तक समझ में आया बेटा? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा कैटलिस्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा कि कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बेटा उन्हें कहते हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं बेटा? चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? चेंज कर देते हैं। क्लियर है? लेकिन क्या खुद खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट है कि ऐसा क्या जादू करते हैं कि रिएक्शन की रेट बदल जाती है? तो अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं बेटा कि हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल टू के इसके इक्वल है ए ई की पावर माइनस ई अपॉन ए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं ई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या बेटा ये ग्रीन वाली वैल्यू बढ़ेगी, नीचे की वैल्यू बढ़ेगी? ये बढ़ेगा तो ग्रीन वाला डब्बा पूरा बढ़ेगा, और नीचे वैल्यू बढ़ेगी तो क्या घटेगा? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने पे रेट कांस्टेंट घटता है, और रेट कांस्टेंट घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी। लेकिन अगर मैं ये की वैल्यू घटाऊं तो नीचे वाली वैल्यू घटेगी, नीचे वाली वैल्यू घटेगी तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन है। बस कैटलिस्ट यही जादू करता है। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? तो कैटलिस्ट क्या करता है कि दोज चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं तुम्हें समझाऊं कि बेटा ये जो ग्राफ है, ये वाला रेड जो मैं बना रहा हूं, ये ग्राफ बना हुआ है बिना किसी कैटलिस्ट के, और बिना किसी कैटलिस्ट के बना हुआ है। तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपकी क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है? अब हमने इसमें एक ऐसा कैटलिस्ट डाला जिसने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी, जिसने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी। तो एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी तो ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो ये रहा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दी बेटा? कम कर दी बेटा। और एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ऐसे कैटलिस्ट को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी, गलती बोल दी। एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन है बढ़ा दी, घटा दी बोल दी थी क्या? सॉरी गलती से बोल दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी घटा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन है बढ़ा दी। आ रही बात में। और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दी तो ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव कैटलिस्ट।
लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है। कुछ कैटलिस्ट बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं कि सर, सॉरी घटा भी सकते हैं। कैसे? कि कुछ कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, बात को चेंज नहीं करते। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे तो आपको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो के घटेगा, और के घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगी। तो ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी घटा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, और जो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन घटा देंगे। ये बात समझ में आई बेटा? डेफिनेशन आती है पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट दोज डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज रेट ऑफ ए रिएक्शन। क्लियर है? नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा, कैटलिस्ट दोज और नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट अपने पास वर्ड आता है बेटा मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा पहले क्या होता है कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम सेम ही मानते थे। पहले मोलिकुलरिटी पढ़ते थे, फिर हमें पता चला कि एक नई टर्म और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर हम उसी को पढ़ने लग गए, मोलिकुलरिटी को छोड़ दिया। क्लियर है? तो पता करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। जब बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस से पता करते हैं, बोर्ड में ध्यान रहे, स्कूल के बोर्ड जब आपके एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे, उनमें जरूर आता है ये क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस बताओ। जेईई मेंस और नीट में भी डिफरेंस क्वेश्चन आ जाता है, वहां डिफरेंस नहीं आगे डेफिनेशन टाइप में क्वेश्चन आता है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? जबकि मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? थ्योरेटिकल वैल्यू है। पहला डिफरेंस तो मेजर ये है कि एक एक्सपेरिमेंटल है कि थ्योरेटिकल। अब हमें पता है ये हमारा रेट लो है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के आर की पावर है एन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इट इज द डिफाइंड सम ऑफ द पावर ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लो। रेट लो में जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन की पावर का सम था, जो ऊपर लिखते हैं ना 1 2 3, उन सब का सम होता है। तो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो रेट लो है आपके पास में, उसमें आप जो रिएक्टेंट लिखते हो उसके जो पावर है उनका सम है। तो उनका क्या है बेटा, सम। जबकि मोलिकुलरिटी क्या है कि इट्स डिफाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल, क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल कोलाइड ईच अदर इन सिंपल रिएक्शन। किसमें बेटा, कि सर सिंपल रिएक्शन क्या होती है, थोड़ी देर रुको पढ़ाते हैं कि कोई सिंपल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल टकराते हैं, जितने मॉलिक्यूल टकराते हैं वो मॉलिक्यूलरिटी है। और बेटा ये क्या है बेटा, कंसंट्रेशन की पावर का सम। कि दोनों सेम आ सकते हैं, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, हम कुछ कह नहीं सकते। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा, इट मे बी जीरो। ये मे बी क्या है बेटा, फ्रैक्शनल। ये मे बी जीरो हो सकती है, या फिर फ्रैक्शनल हो सकती है, या फिर इंटीजर हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ सब पॉसिबल है। लेकिन बेटा मोलिकुलरिटी तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल है, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल तो जीरो नहीं हो सकते। किसी रिएक्शन में जीरो मोलिक्यूल हो सकते हैं जानवर, किसी मोलिक्यूल में जीरो हो सकते हैं क्या, नहीं। -1 मोलिक्यूल हो सकते हैं, नहीं। कम से कम एक मोलिक्यूल तो रहा ही होगा। तो क्या है बेटा, ये मोलिकुलरिटी हमेशा नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर। n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे चलता है। जबकि इसका कोई वैसा, अब इसका कोई सारी रियल वैल्यू पॉसिबल है। आपने देखा होगा ना, मैंने ट्यूशन कराया, -हाफ, -3/4, +5/4 सब पॉसिबल है। क्लियर? सारी वैल्यू क्या है बेटा, पॉसिबल। इसमें पहले तो सारी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल में भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होने वाले। एक साथ 3 ही मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं, चौथा टकराएगा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितनी है, 3। आगे बात में कि एक प्लेन में कितने मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं, 3। कि सर कैसे, देखो 1 2 3। कि सर चौथा इधर से आ जाए तो टकरा तो ये 3 ही रहे फिर आपस में। एक प्लेन में कितने टकरा रहे हैं, 3। अगर आप कहोगे ये तो ये टकरा रहे हैं, तो ये भी तो आपस में 3 ही है। एक साथ तो 3 ही टकरा रहे, 4 टकरा रहे हैं क्या, नहीं। बोलो कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक रेट लो की पावर का सम है, और एक है कि मॉलिक्यूल सिंपल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। दोनों सेम हो भी सकते हैं और ना भी हो। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा नेचुरल नंबर होती है और मैक्सिमम 3। इसका कोई पक्का कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होता है, बट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर है, नहीं होता। नेक्स्ट है एलिमेंट्री रिएक्शन। इस एलिमेंट्री रिएक्शन का दूसरा नाम है सिंपल रिएक्शन। क्या नाम है बेटा,
क्या होता है बेटा, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, ऐसी रिएक्शन जो किसमें कंप्लीट हो जाए, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन समझ में आया क्या है बेटा, ऐसी रिएक्शन जो किसमें कंप्लीट हो जाए बेटा, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ध्यान समझना, इन एलिमेंट्री रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट विदाउट एनी इंटरमीडिएट। इसमें कोई इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में कुछ नहीं बनता, रिएक्टेंट सीधा किसमें जाता है, प्रोडक्ट में। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट तो आएगी, क्या आएगी बेटा, कि रिएक्टेंट किसमें जाता है बेटा, प्रोडक्ट में, और किसके थ्रू जाता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। कोई इंटरमीडिएट है नहीं, बीच का कुछ नहीं बनता, जो अपन ऑर्गेनिक में पढ़ के आए थे ना, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, वो कुछ नहीं, सीधा ही। क्लियर है, वैसा कुछ बनने का। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट तो हर रिएक्शन की बनेगी बेटा, रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेट नहीं है ना बेटा, वो तो जाएगा, कन्वर्जन फेज है। नेक्स्ट ना, मोलिकुलरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मोलिकुलरिटी हमेशा ही किसके लिए डिफाइन है बेटा, ऐसी रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है, जो एक स्टेप में कंप्लीट हो। क्लियर है, उनके लिए डिफाइन है, इंटरमीडिएट इनमें होते नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्या होती है, रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट में और सीधा ही प्रोडक्ट में। तो किस हमें कैसे पता लगे कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो ऑर्गेनिक में तो अपन पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है, ये मल्टी स्टेप है, तो आपको पता लगता लगेगा। लेकिन जब काइनेटिक्स के अभी मॉड्यूल करोगे तो एग्जामिनर खुद लिखेगा कि फलाना रिएक्शन इज एलिमेंट्री, जब वो ये रोना रो दे तो तुम भी रो देना कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या है बेटा, डिफाइन है। इसकी मोलिकुलरिटी कि सर वो तो ठीक है, मोलिकुलर डिफाइन है, लेकिन है कितनी, हमें कैसे पता लगे। तो कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्री है वही मोलिकुलरिटी है, वही क्या है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट इज नोन एज ए मोलिकुलरिटी। बोलो कोई दिक्कत है, कि जो आप एलिमेंट्री रिएक्शन को कह दो, मैं कह दूं ये फलाना रिएक्शन एलिमेंट्री, तो आपको क्या करना है कि सर स्टोइकियोमेट्री जोड़ दो आपस में, वही क्या है बेटा, मोलिकुलरिटी। बोलो कोई दिक्कत है। ना ना तुम्हें नहीं पहचान, इसके लिए बुद्धि चाहिए होती है बेटा, बुद्धि थोड़ी है तुम में, लिख के देगा अगला। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, इनकी एक और खासियत है, इन एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी भी सेम होती है, दोनों क्या आती है, सेम। इन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी आर सेम। मतलब क्या हुआ कि सर अगर कोई रोना रो देना कि एलिमेंट्री है, तो जो स्टोइकियोमेट्री है वही मोलिकुलरिटी है, जो मोलिकुलरिटी है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और इस केस के अंदर जो बेटा आपने रेट लो और मास एक्शन लो सेम होते हैं, याद है, रेट लो पढ़ा था आपने, और मास एक्शन लो किसमें पढ़ा था बेटा, इक्विलिब्रियम में। मैंने कहा कि एक रिएक्शन है 2a प्लस बी रिएक्ट करके बनाता है सी, तो मैंने कहा इसका रेट लो क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर n1 टू बी की पावर है। अगर ये एलिमेंट्री है तो जो इनकी स्टोइकियोमेट्री वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक के रेस्पेक्ट में 2, बी के रेस्पेक्ट में 1। ऐसा तो हम इक्विलिब्रियम में करते थे, जो स्टोइकियोमेट्री लेते थे ना, और उस लो को हमने नाम क्या दिया था, मास एक्शन लो। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस केस में रेट लो किसके बराबर है, लेकिन क्या हमेशा है क्या, मास एक्शन लो के बराबर है, लेकिन ये हमेशा कभी है कभी जब एलिमेंट्री है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में और मोलिकुलरिटी डिफाइनर इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर है। आगे बात समझ में एलिमेंट्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा अपन, ये तो हो गया बेटा 2a प्लस बी से भी बता दिया। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या है बेटा, अब हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझना है कि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है। क्लियर है। तो देखो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विच कंप्लीट मोर देन वन स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है, क्या कहलाती है बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपको लिख जाएगी एक रिएक्शन 3 से 4 स्टेप में लिख रखी है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स। ऐसी रिएक्शन बेटा, जैसे ऐसे रिएक्शन लिख देगा a प्लस 3b ए बी 3, ये तो रिएक्शन है, और नीचे लिख देगा इसकी मैकेनिज्म। क्या लिख देगा, तो देखो 1 2 3 स्टेप में कंप्लीट हुई है, और 3 स्टेप का नेट ये रिएक्शन है। तो एक स्टेप में तो ही नहीं है, तो कितने में हुई, मल्टी स्टेप में। मतलब a प्लस 3b सीधा किस में नहीं बना बेटा, ए बी 3 में नहीं गया। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या लिखा है, इनवॉल्व इंटरमीडिएट। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो इंटरमीडिएट को रखती है, किसको रखती है बेटा, इंटरमीडिएट। कि सर मैं भोली सी जान कैसे समझूंगा कि कौन इंटरमीडिएट है, तो आपको नेट रिएक्शन लिखी हुई होगी,
तो नेट रिएक्शन में A3B और AB3 है, तो ये दोनों कौन है? रिएक्टेंट। और ये कौन है? प्रोडक्ट। इसके अलावा जो भी फपूंद लिखी होगी वो इंटरमीडिएट है। मैकेनिज्म में देख लो, तो देखो AB2 ये क्या है बेटा? इंटरमीडिएट, क्योंकि मेरी नेट रिएक्शन में नहीं है। आगे बात में अब कि सर इंटरमीडिएट होता क्या है, कैसे रहता है? तो इंटरमीडिएट रिएक्शन में बनता है और रिएक्शन खत्म होने से पहले खत्म हो जाता है। तो इंटरमीडिएट के बारे में क्या कहानी है? इंटरमीडिएट फॉर्म इन द रिएक्शन एंड डिसअपीयर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले क्या हो जाता है बेटा? खत्म हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है वी कैन सेपरेट इंटरमीडिएट। हम इंटरमीडिएट को क्या कर सकते हैं? सेपरेट फ्रॉम द रिएक्शन। हम इंटरमीडिएट को रिएक्शन से बाहर निकाल के रख सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को नहीं रख सकते। आ रही बात में? बोलो यहां तक समझ में आया बेटा? तो क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन खासियत है कि सर मल्टी स्टेप में होती है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट कौन होता है? जो नेट रिएक्शन में नहीं होता, रिएक्शन में बनता है, रिएक्शन में खत्म हो जाता है। इंटरमीडिएट को आप रोक सकते हो, रिएक्शन को इंटरमीडिएट पे रोकी जा सकती है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट पे रिएक्शन को रोका नहीं जा सकता। आगे बात में, तो अपने को रिएक्शन ऐसे लिखी हुई आएगी, A+3B रिएक्ट करके बनाता है AB3। अब अपने को लिख दिया कि A+B रिएक्ट करता है, पहली स्टेप को लिख दिया मैंने फास्ट। क्या लिख दिया बेटा? स्लो मान लेते हैं, स्लो लिखा है ना। तो आपकी A+B रिएक्ट करती है, हमने कहा ये पहली स्टेप स्लो है, ये आपका इंटरमीडिएट है। ये क्या है बेटा? फिर का AB+B रिएक्ट करती है, सेकंड स्टेप आपकी फास्ट है। कैसी है बेटा? फास्ट स्टेप है। और ये रिएक्ट करके AB2 बनाती है, AB2+B रिएक्ट करके बनाती है AB3, और ये भी फास्ट है। और ये 3 स्टेप में होती है, और इन तीनों को जोड़ने पे ही आता है। अब हमें इसके ग्राफ देखना होता है। तो मुझे पता है कि बेटा पहली स्टेप कैसी है बेटा? स्लो। अगर पहली स्टेप स्लो मतलब उसका रेट कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कम। और रेट कांस्टेंट कम कब होगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। अभी पढ़ के आए बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने पर रेट कांस्टेंट घटता है, यही तो पढ़ के आए। देखो R=K/E/E/RT। तो आपको पता है, सॉरी, कि जहां पे बेटा ये ज्यादा होगा वहां के क्या होगा? कम। पहली स्टेप को स्लो बोला है, तो पहली स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या दिखनी चाहिए? ज्यादा। और बाकी दोनों स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या दिखनी चाहिए? कम। तो देखो पहली स्टेप में अगर मैं इसको देखूं तो ये एक रिएक्शन है, भूल जाओ नीचे कुछ है। A+B रिएक्ट करके बनाता है AB। तो आपको प्रोडक्ट बनाना कैसे सिखा रखा है? रिएक्टेंट किस में जाएगा? प्रोडक्ट में। तो ये लो, रिएक्टेंट किस में गया? प्रोडक्ट में। इन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा। फिर ये रिएक्टेंट किस में जाएगा? फिर से प्रोडक्ट में। तो ये रिएक्टेंट फिर से किस में गया? प्रोडक्ट में। फिर इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट आई, इसको भी एक रिएक्शन मानो। और ये किस में जाएगी बेटा? फिर से एक प्रोडक्ट में। तो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी आई बेटा आपके पास? 3। आपको इन 3 में से वो पहचानना है जो सबसे कम है, जिसकी रेट सबसे कम है। तो देख लेना, जहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है वहां रेट सबसे कम। अगर बीच वाली में सबसे ज्यादा होती तो बीच वाली क्या होती बेटा? सबसे कम। आगे बात समझ में? तो ये चीज सबको क्लियर हुई बेटा? बोलो पक्का? कि हमें ग्राफ समझ में आया बेटा? कि ग्राफ देके पूछ सकता है कि कौन सी स्टेप स्लो है। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा वही क्या है बेटा? स्लो। क्योंकि बेटा जहां एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है वहीं रेट कांस्टेंट क्या होता है? कम। क्या होता है बेटा? कम। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? पक्का? हाँ, नीचे क्यों आया बेटा? ये 3 तो इंटरमीडिएट है ना। इंटरमीडिएट की जनरली एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से क्या होती है? ज्यादा। जनरली बोला है। हाँ बेटा? हाँ ना ना, तुम्हें करना ही नहीं है, तुम्हें तो ग्राफ बना के आएगा। तुम्हें तो तय करना है कि सही बना है कि नहीं बना। इंटरमीडिएट ज्यादा होने चाहिए एनर्जी वाइज। ठीक है, अगर मान लो 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो कितने इंटरमीडिएट आए थे? 2। तो 2 इंटरमीडिएट आने चाहिए। रिएक्शन कितनी बार हुई है? 1 2 3 बार। तो हर रिएक्शन का एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो कितने ट्रांजिशन स्टेट आने चाहिए? 3। और आप ध्यान से देखोगे तो हमेशा ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, वो इंटरमीडिएट +1 होती है। कितना होता है इंटरमीडिएट? है आगे बात सुन में, आपको ये देखने स्लो स्टेप फास्ट स्टेप ये चेक करना है, कर लोगे चेक? चलो जी। अब अपने पास आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ऑर्गेनिक में बहुत यूज है इसका। RDS क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से, क्लियर है? स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे स्लो स्टेप है ना वही रेट डिटरमाइनिंग है। कि सर क्यों? स्लो स्टेप के कौन सी छाप लग रही है कि वही सबसे स्लोवेस्ट वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी? तो इसको समझते हैं। देखो बेटा क्या है कि अपने यहाँ कोचिंग में
और ये तुम्हारा घर है। तुम यहां से निकलते हो, यहां से निकलते कोचिंग के गली के सामने से फट गायब हो जाते हो, मास्टर देख रहा है। ये तुम्हारी पहली स्टेप है। ये तुम्हारी क्या है बेटा? फिर तुम रोते रहते हो। फिर तुम्हारे घर की गली आती है, उसमें तुम घुसते हो और फिर बालों में ऐसे करके शरीफ बन जाते हो, और शरीफ बन के सीधे घर में सीधे। पहली स्टेप तुम्हारी 1 मिनट में, जैसे क्लास छुट्टी मैंने कहा जाओ भाग जाओ, तुम फौरन भाग जाते हो कोचिंग से। फिर बेटा तुम जब घर वाली गली में घुस जाते हो तो 1 मिनट में घर में इधर उधर देखते हैं शरीफों की तरह, और बीच में 2 घंटे तक रोते फिरते रहते हो। क्लियर है? ये तुम्हारे घर जाने का एक तरीका है। तो तुम्हारे अगर मैं सिंपल सी बात कहूं कि तुम्हारे घर जाने में 3 स्टेप है। एक दिन तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने कहा कि आज टाइम पे घर आ जाना वरना टांगे तोड़ दूंगा, तो तुम क्या करोगे? कौन से स्टेप को सुधारोगे? पहले स्टेप को सुधारोगे क्या? उसको सुधार लोगे तो 10 सेकंड का फर्क आना है। लास्ट स्टेप को सुधार के भी 10 सेकंड का फर्क आना है, लेकिन रोना तो बीच वाली का है। इसे तुम 2 घंटे का, आधे घंटे 10 मिनट भी बना सकते हो, सीधे पहुंच जाओ घर। तो इसका मतलब क्या है? पूरी रिएक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? जो स्लो स्टेप है। क्योंकि फास्ट स्टेप का मतलब बहुत तेज होती है। मान लो एक रिएक्शन है जो पहले स्टेप मान लो 4 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट में होती है, दूसरे स्टेप होने में 30 घंटे लगाती है, और तीसरे स्टेप होने में आधा घंटा लगाती है। तो अगर आपको उस रिएक्शन की रेट देखनी है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, तो कौन सी स्टेप को सुधारोगे? बीच वाली। कौन सी सुधारोगे? क्योंकि रिएक्शन बीच वाली रिएक्शन स्टेप पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? बीच वाले स्टेप। बोलो कोई दिक्कत है? इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब जो तय होना है उसी स्टेप के कारण तय होना है, बाकी तो बहुत फास्ट है। तो यही कहानी है बेटा कि द फोर स्लोवेस्ट स्टेप एक्टिवेशन एनर्जी इज मैक्सिमम। कि जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम। ये अभी मैंने बताई दिया आपको। और जो बेटा स्लोवेस्ट स्टेप होगी वही क्या होगी बेटा? आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बात समझ में आई बेटा? पक्का? कोई दिक्कत है? जैसे अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो बताओ इसकी स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी है? ये वाली है। इसकी एक्टिवेशन सबसे ज्यादा है। तो ये क्या है बेटा? इसको अपन क्या बोलेंगे? स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी है? सेकंड। कितने इंटरमीडिएट है? 1 2 3, 3 इंटरमीडिएट है। तो ट्रांजिट स्टेट कितनी होंगी? 4। कैसे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ देख के समझ जाओगे। क्लियर है? हाँ बेटा, क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट कम होगा, और रेट कांस्टेंट कम होती है वही क्या होती है? स्लोवेस्ट। और वही क्या होती है बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो बेटा, जो एलिमेंट्री रिएक्शन, जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये होती तो 1 स्टेप में है। तो हर स्टेप है ना बेटा, डिफरेंट स्टेप है, डिफरेंट रेट लो। हर स्टेप का एक रेट लो लिखा जाएगा। हर स्टेप का क्या लिखा जाएगा? और नेक्स्ट वन, ऑल ओवर रिएक्शन रेट लो इज डिफाइंड फ्रॉम स्लोवेस्ट स्टेप। जो ऑल ओवर रेट लो होगा वो किससे डिफाइन किया जाएगा? स्लो। हर स्टेप का लिखेंगे हम जितने स्टेप है, लेकिन ऑल ओवर किससे डिफाइन करेंगे बेटा? स्लोवेस्ट स्टेप से। किससे डिफाइन करेंगे? स्लोवेस्ट स्टेप से। क्या चीज समझ में आई बेटा? नेक्स्ट वन है, वी कैन नॉट मेंशन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इन द रेट लो। हमारे रेट लो में इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन नहीं आनी चाहिए। कि सर क्यों? मुझे पता ही नहीं चलेगा ना रिएक्शन में कब बना कब खत्म हुआ। आ रही बात में? तो हम इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कभी नहीं लेंगे। अगर आ गई तो उसे हटाने की कोशिश करेंगे। तो अपने को क्या करना है? हर स्टेप का रेट लो लिखना है, और जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसको क्या कर देना है? ऑल ओवर घोषित कर देना है। और अगर ध्यान रहे, ऑल ओवर रेट लो में क्या नहीं आना चाहिए बेटा? इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आ रही है तो उसे हटाने के तरीके ढूंढना है। नेक्स्ट वन है बेटा कि ईच स्टेप इन एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर 3 4 स्टेप में हो रही है तो हर स्टेप एलिमेंट्री है। हर स्टेप कैसा है? एलिमेंट्री। ऑल ओवर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, लेकिन हर स्टेप कैसा है? और अगर हर स्टेप एलिमेंट्री है तो क्या मैं हर स्टेप के लिए मोलिकुलरिटी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर कर सकता हूं? उस स्टेप की ऑल ओवर की बात है। तो अपने क्या हो गया? ईच स्टेप ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या है बेटा? सुन ले भाई, ईच स्टेप ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री स्टेप। ऑल ओवर मोलिकुलरिटी, अब ध्यान रहे, ऑल ओवर मोलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ऑल ओवर मोलिकुलरिटी हर स्टेप की है, लेकिन ऑल ओवर तो कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास में, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है डिफाइन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑल ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन है, लेकिन मोलिकुलरिटी डिफाइन है। यहीं पे मोलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। हर स्टेप की तो मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम है, लेकिन जो नेट निकालोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आएगा, लेकिन मोलिकुलरिटी। आगे बात समझ में? पक्का?
मैं कराऊंगा ना बेटा, तो क्यों टेंशन ले रही है। अब देखते हैं टाइम क्या हुआ है। अब पढ़ा सकते हैं मुझे ऐसा लगता है, या फिर हाँ, जो बहुत आसान है। केस फर्स्ट देखो और सुन लो। व्हेन फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस, अगर पहली स्टेप ही आरडीएस है तो क्या करोगे। तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा आएगा यहां तक का रोना रोया आएगा, तुम्हें लेने की कोई जरूरत है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नेट रिएक्शन है तो पहचान लो, ये रिएक्टेंट और ये मैकेनिज्म लिखी आएगी। तो हम हर स्टेप की क्या लिखेंगे, रेट। तो इसकी रेट को क्या लिखेंगे, R1, इसकी रेट को R2, इसकी रेट को। तो R1 ये एलिमेंट्री अपने में, एलिमेंट्री तो क्या लिखूंगा, रेट कांस्टेंट K1, और A की पावर 1 और B की पावर 2। समझ में आया क्यों लिखा, क्योंकि बेटा मोलिकुलरिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेम इसके लिए लिखूंगा, R2 किसके इक्वल होगा, K2, रिएक्टेंट कौन है, AB2 और B, और पावर क्या लिखूंगा 1 1। इसके लिए जब आएगा तो क्या लिखूंगा, AB4, रेट फोर, R3 क्या लिखूंगा, K3, AB3 की पावर 1 और B की पावर 1, क्योंकि हर स्टेप की तो मोलिकुलरिटी है ही, ऑल ओवर तो नहीं है। अब हमें नेट लिखनी है, क्या लिखनी है, नेट में देख लो कौन सा स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। इस वाले रेट लो, ऑल ओवर और रेट लो, बोल दो कहानी खत्म। हाँ ये लिखा आएगा स्लो, फास्ट, K1 K3 सब नहीं लिखाएगा। ठीक है, ऑल ओवर रेट लो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर। हमें कोई मतलब ही नहीं नीचे वालों से, सिर्फ हमें पहले स्टेप से मतलब है। और हमें देख लेना इसमें सारे प्रोडक्ट है ना, रिएक्टेंट है सारे, या ए और बी दोनों क्या है, रिएक्टेंट। अब देखो इस रिएक्शन में अगर अपन ध्यान से देखें तो देखो हमें पता लग जाएगा कॉम्प्लेक्स है। मैं कहूँ ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ऑर्डर सेकंड है और मोलिकुलरिटी कितनी दिख रही है, 4, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और हमें पता है मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो वैसे कह देंगे कॉम्प्लेक्स है, वैसे कह देंगे क्या ये कॉम्प्लेक्स है। अब मैं तुम्हें कहूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है, प्रूव कर सकते हो कैसे, ध्रुव बताएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है, बता कैसे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है, बताओ कैसे। अरे देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या है, जीरो। अब मुझे पता है ऑर्डर तो जीरो हो गया, और मोलिकुलरिटी जीरो हो सकती है क्या रे, नहीं हो सकती। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो कॉम्प्लेक्स में होता है, किसमें होता है, कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में आ गया, क्लियर है सबको, दिमाग सेट हो गया ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स। हो सकता है मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो हो सकता है सिंपल हो, क्योंकि उसमें मोलिक्यूल एक पार्टिसिपेट कर लो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जीरो में तो पक्का क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स है। अब ने एग्जांपल देखो बेटा, तो ऑल ओवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, 3, दो ही तो एग्जांपल है। अब हमारे कहता है कि आरडीएस में इंटरमीडिएट हो, अभी तो आरडीएस सिंपल सा था, उसमें इंटरमीडिएट नहीं था। जैसे हमें रिएक्शन लिखी और ऐसा लिख दिया और कहा ये आपकी स्लो है, ये आपकी क्या है, स्लो। और इसको कह दिया इसमें पहले स्टेप में इक्विलिब्रियम है। पहले स्टेप में क्या है, बिना इक्विलिब्रियम वाला लास्ट में कराऊंगा ना, आपके हमेशा पहले स्टेप में इक्विलिब्रियम आएगा। तो हमें तो रेट लो लिखना है, तो पूरी नोटिंग नहीं करके सिर्फ स्लो की लिख दे। ये रहा स्लो स्टेप, और ये कैसा है बेटा, आपका क्या है बेटा, रेट लो। कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K3 AB2 B, लिख दिया। अब हमें पता लगा कि AB2 तो क्या है बेटा, फफूंद है, हटाना पड़ेगा। अब हटाएं कैसे, तो देखो पहले वाले स्टेप कैसी है, रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। और पहले स्टेप अगर रिवर्सिबल है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, कि ये इक्विलिब्रियम आज नहीं तो कल अचीव करेगी। रिवर्सिबल रिएक्शन आज नहीं तो कल क्या करेगी, इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। और इक्विलिब्रियम अचीव करे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन ए के बैकवर्ड, मतलब K1 अपॉन ए K2। बोलो कोई दिक्कत है। साथ में मुझे ये भी पता है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन ए। तो क्या लिखूंगा, AB2 डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर ए। तो क्या मैं यहां से AB2 की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं बेटा, AB2 की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, K1 अपॉन ए। K1 ये देखो सारा इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो K1 बी स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई K2। ये मेरे पास क्या आ गया, यहां से AB2 की कंसंट्रेशन आ गई। और AB2 की कंसंट्रेशन को उठा के मैं कहां पुट कर दूं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं। तो इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड सेकंड, मैंने क्या किया बेटा, वैल्यू उठा के रखी है किसकी, AB2 की। और जैसे उठा के रखा, फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, AB स्क्वायर था यहाँ पे, और एक पहले से B था, तो क्या हो गया बेटा, B क्यूब। क्या हो गया, देख लो, मैं स्टेप लिख देता हूं, R इक्वल टू K3
इंटू K1/K2 A इंटू बी स्क्वायर इंटू बी, यही तो है बेटा ए बी टू की वैल्यू। और सोल्व कर लिया, सोल्व किया तो बेटा इसको तो मैंने क्या लिख दिया, नेट रेटो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, नेट रेट कांस्टेंट के डेस, और मुझे पता लग गया बेटा ए और बी क्यूब, तो ऑल ओवर ऑर्डर क्या हो गया बेटा 4, बी के रेस्पेक्ट में 3, ए के रेस्पेक्ट में 1। आगे समझ में, बोलो कोई दिक्कत है? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा कि 2O3 कन्वर्ट होता है O2 में, और ये मैकेनिज्म लिख दी, क्या लिख दी, तो आपको पता है बेटा स्लो स्टेप से लिखना है रेट लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, K3 O की पावर 1 O3 की पावर है 1, फिर हमने कहा O तो फफूंद है, O तो क्या है फफूंद, इसे हटाना पड़ेगा। ऊपर वाला रिएक्शन कैसा है इक्विलिब्रियम, तो K फॉरवर्ड अपॉन ए K बैकवर्ड इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन ए रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से O की कंसेंट्रेशन आ जाएगी, और O की कंसेंट्रेशन को मैं क्या करूंगा बेटा, उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके सोल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा ये। ऑल और ऑर्डर कितना आएगा 1, क्योंकि एक -1 है ना। बोलो कोई दिक्कत है? ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? तो आपकी एनसीईआरटी आप पूरी कर लेना बेटा जी, एनसीईआरटी पूरी हो गई। हमारी बात में पूरी एनसीईआरटी क्या कर लेना, सोल्व कर लेना, और मॉड्यूल भी सोल्व करना बेटा। एनसीईआरटी इसलिए साथ साथ सोल्व करनी जरूरी है क्योंकि तुम्हें बोर्ड देना है, तो पूरी एनसीईआरटी पहले तो थ्योरी पढ़ना एनसीईआरटी की, मैंने पढ़ा सब कुछ दिया है, तुम्हारा काम है कि पहले एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी पढ़ो। क्योंकि क्या होता है आजकल जेईई और नीट में एनसीईआरटी के स्टेटमेंट रखते हैं सीधे सीधे, वो लैंग्वेज वाइज समझ में नहीं आते। क्या समझ में नहीं आते? लैंग्वेज वाइज समझ में नहीं आते, तो उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात में तो पूरी हाँ एनसीईआरटी साल 12 के साथ साथ पढ़नी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। हर स्टेटमेंट समझा रखा है ऑलमोस्ट, कोई एक आधा नहीं समझ में आए तो पूछ लेना कैसे लिखा है। हर पूरे पढ़ना, सारे क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी की अलग से कॉपी बनाओ, उसमें एनसीईआरटी सोल्व करो। क्लियर? सारे चैप्टरों की सोल्व करनी है ऐसे ही। आगे बात समझ में, पूरी एनसीईआरटी की एक कॉपी बना लो, उसमें एनसीईआरटी लिखते रहो। नॉर्मल सी कॉपी बना लो यार, रफ कॉपी टाइप में, क्लियर? उसमें लिखते जाओ। हमारे पास पूरी एनसीईआरटी सोल्व करनी है और मॉड्यूल सोल्व करना है, एक्सरसाइज 1 में से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है? और 2 में जाओ तो 2 और 3 भी कर लेना साथ साथ में, सारे लोग करेंगे। कल से अपन पढ़ेंगे स्पेशल केस, कल के बाद में नीट वालों का पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ जेई वालों का बचेगा। ठीक है?